सवाल बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा, इस साल भी आएगा। तो वो पेपर आएगा तो आप उससे मैच करिएगा और प्रयास करिएगा आपको बनाने का। नहीं, बाकी 10th वाले बच्चे जो हैं वो तो पढ़ लिए होंगे। ये जो है ना, मतलब आप सेकेंड कैटेगरी में आ रहे हैं, उसी चैप्टर में हमको एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है। और एलसीएम एचसीएफ एक तो गुणनखंड विधि से बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, भाग विधि से भी बनता है, उस पर भी इसके बाद आएंगे। इसके अलावा एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी बनता है, उस पर भी एक सवाल आता है। मैंने बताया था कि ओवरऑल लगभग 10 नंबर का सवाल जो है पहले पार्ट से होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम जगह हम लोग पहला पार्ट को जो है छोड़ करके नहीं करते, स्लाइड अप कर देना और आगे बढ़ते हैं, उसको बाद में पढ़ते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करना है। चैप्टर 1 से चलते हैं और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप फेयर करते चलिए और उसके बाद उसका टेस्ट एग्जाम दीजिए, ताकि एक एक चैप्टर कंप्लीट होता चले। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा पीछे वाला चैप्टर जो है टेस्ट में ऐड होता जाएगा। ओवरऑल ये सवाल आपके पास है। सबसे पहले मैंने एलसीएम का फुल फॉर्म लिखा है, आपको पता भी है फिर भी लिखा मैंने कि एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक और समापवर्ती में फर्क है। बहुत बच्चे बोलने के क्रम में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अपवर्ती और अपवर्तक में फर्क नहीं पता होता, मल्टीपल और फैक्टर में अंतर है। जैसे देखिए आप 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, नहीं पढ़ते ना? तो ये 4 8 12 ये सब है ना, ये सभी मल्टीपल है 4 के, ठीक है, वो अपवर्ती है। लेकिन 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ये तीनों जो है 4 का अपवर्तक है, फैक्टर का है। जो दिए गए संख्या को, दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे वो अपवर्तक है, और जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो अपवर्ती है। तो दोनों में क्या होता है? फर्क। तो एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म आपके सामने है। और सवाल अब है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 25 और 225 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये बॉक्स बना के हम लगभग 10 सवाल दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करिए, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद करना क्या है। क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करना है, तो हम सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है 25 और 225, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। सबसे पहले 25 का निकालें, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में, इसके बाद ये कटेगा 5 से, तो 1 आएगा, छोड़ दीजिए इसको। आप चाहे अपने क्या कहते हैं तसल्ली के लिए इसको एक बार और 5 से डिवाइड करके 1 लाके छोड़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि 1 आगे मतलब अब आगे नहीं बढ़ना है। नहीं, यहाँ पे भी आप 3 लिख के 1 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 का गुणनखंड किए, 5 से 5 बार में कटा, फिर 5 से 1 बार में कटा, और हमारा यहाँ पे खत्म हो गया गुणनखंड इसका। अब आते हैं 225। 225 5 से कटा है 45 बार, हम चाहते तो 3 से भी कटा सकते थे। तो 5 से कटा है 45 टाइम्स कटा 45 बार में, फिर 5 से कटा 9 बार में, फिर 3 से कटा 3 बार में, फिर ये 3 से कटा 1 बार में। 1 आएगा हम रुक जाएंगे, मतलब हमारा गुणनखंड जो है अब यहाँ पे स्टॉप है। अब इसको लिखे हैं कि 25 का गुणनखंड आया था 5 × 5, 225 को लिखेंगे 5 × 5 × 3 × 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सारा मामला है, इसलिए इसको हम छोड़ रखें, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में वो संख्या ही एचसीएफ में लिखते हैं जो दोनों में शामिल हो, मतलब वो संख्या 25 में भी हो और वो 225 में भी हो। अगर वो संख्या कई दफा है, 4 बार है, 5 बार है, 5 बार दो दोनों में है, तो 5 बार 2 लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ है ना। इसको यहाँ पहले एचसीएफ में 1 5 लिख दीजिए, फिर आप देखिए एक और 5 इसमें और एक और 5 इसमें, तो फिर इनटू करके एक और 5 यहाँ लिखिए, और इक्वल टू कितना आया, मतलब 25 और 225 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 25 हो गया। जो दोनों में शामिल हो उसको हम गुना के रूप में लिखे, और गुना करके जो आंसर आएगा लिखते हैं। ये बात समझिए। मान लीजिए कि 25 का गुणनखंड है, 225 का गुणनखंड है, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो दोनों में आपको दिख रहा है। तो गुणनखंड करने के क्रम में आप देखेंगे कि 1 तो सब में आएगा, इसका मतलब जब कोई नहीं होगा तो 1 जरूर होगा। तो कुछ एचसीएफ ना निकले तो 1 तो जरूर निकलेगा। तो एचसीएफ कम से कम 1 तो जरूर होगा, ज्यादा ज्यादा जितना आ जाए। बात समझ रहे कि जो मिला है वो तो लिख दिए, जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है उसको तो लिख दिए। लेकिन मान लीजिए ऐसे कंडीशन के बारे में सोचिए कि जैसे 5 है और 7 है, इस
इसका हमको एलसीएम निकालना होगा। तो 5 का गुणनखंड नहीं निकलेगा तो 1 × 5 लिखते हैं, लिखेंगे ना। 7 का लिखेंगे 1 × 7। तो भाई 1 तो मिल रहा है ना, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं मिले तो 1 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो गया 5 × 5 25। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या देखना है कि जैसे 25 है, इसमें गुणनखंड के रूप में 5 है, 225 है, इसमें गुणनखंड के रूप में 5 भी और 3 भी है। मान लीजिए 2 भी रहता, मान लीजिए 7 भी रहता, कुछ भी रहता, तो एलसीएम में कोई संख्या छोड़ना नहीं है, सबको लिखना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बार है उसको लिखना है। अगर 2 इसमें, जैसे 5 इसमें देखिए, 5 2 बार है और इसमें 5 2 बार है, तब तो कोई बात ही नहीं, हम 2 बार 5 यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें 5 3 बार है और इसमें 2 बार है, तो 3 बार वाला 5 लिखते, 2 बार वाला छोड़, ठीक है। इसमें 3 2 बार, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी 3 2 बार हम लिखेंगे। एलसीएम में कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, और एचसीएफ में वही नंबर लिखेंगे जो दोनों में, ये फर्क है। जैसे 3 इसमें नहीं भी है फिर भी एलसीएम में लिख रहे हैं ना, लेकिन एचसीएफ में नहीं लिखे। तो हम एलसीएम में सबसे पहले 5 2 बार है और 5 2 बार है, 2 5 तो लिख ही देंगे, ठीक। फिर 3 2 बार है तो 2 बार हम क्या करेंगे, 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 25 75 में 30 गुना करेंगे तो 200। ये आपका एलसीएम है। एचसीएफ में ज्यादा दिमाग नहीं लगता, एकदम सिंपल है कि जो दोनों में मिलेगा उसको नीचे लेके गुना करके आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग आपको एलसीएम में लघुत्तम समापवर्त में लगाना है। इसमें किसी संख्या को छोड़ना नहीं है, कोई संख्या छूटेगा नहीं, सब लिखाएगा। और वो संख्या अगर पहले वाले में भी नंबर में भी है, गुणनखंड के रूप में, और दूसरे वाले में भी है, तो देखना है कि सबसे ज्यादा बार किसमें है। जो सबसे ज्यादा बार है उसी को लिखना है। वही अंक अगर दूसरे में हो तो कम बार उसको छोड़ देना है। अगर इसमें 7 रहता 3 बार और इसमें 7 रहता 2 बार, तो हम 2 बार वाला 7 छोड़ देंगे, 3 बार जो 7 है उसको लिखते हैं इससे, ठीक है। अगर इसमें 1 7 रहता और इसमें भी 1 7 रहता तो ठीक है, दोनों में 1 1 है तो हम 7 लिख देंगे। बात समझ रहे, छोड़ना किसी नंबर को नहीं। इसमें अगर मान लीजिए कि 19 रहता है, 19 नहीं रहता, तो अभी एलसीएम में 19 लिखते हैं ना, लिखते। एचसीएफ में उसको नहीं लिखते, एचसीएफ में वही नंबर लिखेंगे जो दोनों में शामिल। बात समझ रहे। तो इस तरह से आपको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ बनाना है। इस पे 3-4 हम लोग को क्लास लेना पड़ेगा, और भी कई तरह के सवाल वर्ड प्रॉब्लम भी आता है, उसके बारी बारी से आएंगे। और इसी बेस पर आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिया है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन देखे 3 नंबर। ये 8वां नंबर सवाल 16 है, 48 है, 64 है, तो घबराना नहीं, तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 2 बार निकाले, एक और यहाँ बढ़ जाएगा। और तब क्या करेंगे, जब हम एचसीएफ में आएंगे तो ऐसे गुणनखंड के रूप में 3 बार लिख देंगे, और एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे तीनों में जो मिलेगा तब लिखेंगे। मान लीजिए ऊपर वाले में 5 मिल गया, फिर उसके नीचे वाले में 5 मिल गया, इसके नीचे वाले में 5 है ही नहीं। बात समझ रहे, इसका मतलब 5 नहीं लिखा है। 2 में मिलना नहीं चाहिए, तीनों में मिलेगा तब एचसीएफ में उस नंबर को हम लिखेंगे। जिस चाहे 4 ही अगर संख्या दिया हुआ और एचसीएफ निकालना हो, जब हम गुणनखंड करेंगे तो एचसीएफ वही नंबर लिखाएगा जो चारों में हो। बात समझ रहे। आप ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर बना के हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा चेक करने का, ठीक है, कर लीजिए।